जो कि डीडी न्यूज पर। सूर्योदय हमारे जीवन में, मन में, चेतन में आशा की नई किरण लाता है, उमंग लाता है, ऊर्जा लाता है, जिससे हम सभी प्रकाशित होकर, ऊर्जान्वित होकर अपने परिवेश को भी ऊर्जान्वित करते हैं। ऊर्जा के इसी क्रम का संचार करते हुए आपको भी ऊर्जान्वित करने के लिए आइए आरंभ करते हैं आज का यह सुप्रभातम कार्यक्रम। पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा की एक विशेष प्रस्तुति, स्वास्थ्य मंत्र और फिर योग तथा संस्कृत पाठशाला और अंत में एक प्रेरक वृत्त, यही कलेवर है हमारे सुप्रभातम कार्यक्रम का। तो क्रम से चलते हैं अपने प्रभागों के साथ और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र को अपने पहले प्रभाग आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग, युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, मंगलवार, विशाखा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। और पंचांग के बाद आइए अब देखते हैं जीवन हेतु उपयोगी शिक्षाएं सुभाषित के माध्यम से। कहते हैं परोपकारी सदा कष्ट और विपदाओं से दूर रहते हैं, अतः सदैव हमें परोपकार करना चाहिए। और पुराणों के रचयिता ने भी कहा है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। तो आइए इसी क्रम में जान लेते हैं परोपकार करने के लिए उत्प्रेरक करने वाले आज के सुभाषित को। जागर्ति हृदये सदा नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे। जिन लोगों का हृदय दूसरों का भला करने की इच्छा से परिपूर्ण होता है, वे कष्टों विपदाओं से दूर रहते हुए सर्वदा प्रसन्नता व संपत्ति से अन्वित रहते हैं। Those whose hearts are filled with the desire to do good to others are always seeking happiness and wealth while staying away from troubles and calamities. भारतीय परंपराओं में गुरुकुल प्राचीन गुरुकुल विशेष के बारे में पुनरअपि जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अहम अहमिका के इस युग में, विश्व में जहां एक ओर शिक्षा केवल उपाधि ग्रहण मात्र होती जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक गुरुकुल राष्ट्र के संवर्धन और शास्त्र रक्षण के लिए निरंतर अपना दायित्व निभा रहे हैं। इन्हीं गुरुकुलों में वस्तुतः पढ़ रहा है भव्य भारत का भविष्य। ऐसे ही गुरुकुलों में अग्रगण्य है दिल्ली स्थित महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठम, जिसकी स्थापना विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु जी महाराज ने की। आधुनिक समाज में जितना भी अर्वाचीन ज्ञान है, कला कौशल है, विद्या है, उसका भी समन्वय होना चाहिए। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए महर्षि वेद व्यास
गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना हुई और इसी रूप में आनंदधाम आश्रम दिल्ली में जो हमारी गुरुकुलीय पद्धति चल रही है वह एक महती भूमिका निभा रही है। हम यहाँ देखते हैं कि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण आदि के साथ कंप्यूटर भी, इंग्लिश को भी और अर्वाचीन जितनी भी हमारी आधुनिकतम विद्या और ज्ञान का, कौशल का जो भी रूप होना चाहिए उसका एक समन्वित रूप यहाँ चल रहा है। दिल्ली के आनंद धाम में स्थित इस गुरुकुल में विद्यार्थी परंपरानुरूप संस्कृत शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर आदि आधुनिक विषयों को भी यहाँ पढ़ाया जाता है। आधुनिक पद्धतियों एवं प्राचीन परंपराओं का अद्भुत संगम है यह गुरुकुल, जहाँ नित्य वेदध्वनि गुंजायमान रहती है। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य रक्षण के लिए गुरुकुल में विद्यार्थियों द्वारा नित्य योगाभ्यास किया जाता है। वाद्य यंत्रों के प्रशिक्षण के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी इस गुरुकुल के विद्यार्थियों की जीवनचर्या का अंग है। यज्ञ, कथा, प्रवचन आदि के प्रशिक्षण के लिए उपदेशक महाविद्यालय भी आनंद धाम में चल रहा है, जिसमें सनातन धर्म का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। अत्र उपदेशक महाविद्यालये धर्म प्रशिक्षुत्वेन संस्कृतस्य अध्ययनं करोमि। अत्र संस्कृतस्य उपदेशक महाविद्यालयः अस्ति। उपदेशक इत्युक्ते उपदेश प्रशिक्षु, धर्म प्रशिक्षु इत्यनेन। मम उद्देश्यम् एतदस्ति कि अहं संस्कृतस्य आचार्यः भविष्यामि, ये जनाः सन्ति तं ससितं पाठयिष्यामि, ते अपि वो सम्भाषणं करिष्यन्ति। अहं संस्कृतस्य पठनं कृत्वा समाजे संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं च कर्तुम् इच्छामि। शास्त्र ज्ञान के साथ साथ कलाओं का अभ्यास करने से गुरुकुल छात्रों का सर्वविध विकास होता है और वस्तुतः छात्रों का सर्वांगीण विकास ही गुरुकुल का मुख्य लक्ष्य है, जिससे यहाँ के छात्र केवल शास्त्रज्ञ ही न हों बल्कि लोकोपयोगी भी हों और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। महाराज जी की यह इच्छा है कि पूरे विश्व में हम सनातन परंपरा का प्रचार करें, हमारी पूजा पद्धति एक जैसी हो, हम वेदों को ठीक से अध्ययन करवावें। इस मानसिकता को लेकर के गुरुकुल की स्थापना हुई और गुरुकुल उपदेशक महाविद्यालय के पढ़े हुए जो छात्र हैं वर्तमान में देशों में और विदेशों में भी संस्कृत और संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास गुरुकुल विद्यापीठम विद्या का एक ऐसा केंद्र जहां विद्यार्थियों में केवल शास्त्रीय सिद्धांतों का ही नहीं अपितु संस्कारों का, परंपराओं का और संस्कृति का संधान किया जाता है। नए अंकुर की तरह प्रस्फुटित होते ये छात्र निश्चित ही अनेकों के लिए प्रेरक, दिग्दर्शक बनते हुए राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका का प्रतिपादन करेंगे और संस्कृत की सेवा करते हुए अनंत कीर्तिमान स्थापित करेंगे। गवीश द्विवेदी, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग के बाद अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं स्वास्थ्य प्रभाग की ओर। पोषण का हम सभी के जीवन में महत्व है और महिलाओं
आयु के साथ पोषण की आवश्यकता में परिवर्तन होते हैं और हर उम्र में पोषण की आवश्यकता अलग हो जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। बढ़ती आयु में पोषण की आवश्यकता होती है, वहीं चय अपचय प्रक्रिया धीमी होने के कारण भूख कम हो जाती है। ऐसे में आवश्यक है कि पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। महिलाओं में रजोनिवृत्ति के साथ कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। यदि इस अवस्था में पर्याप्त पोषण न मिले तो जटिलताएं बढ़ सकती हैं। पोषण की कमी समस्या उत्पन्न कर सकती है। आयु के साथ पोषण की आवश्यकता बदल जाती है। वृद्ध महिलाओं में पोषण का विशेष महत्व है। पोषण का ध्यान देना इस आयु में आवश्यक हो जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद ईस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डी टूटने यानी फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। मीनोपॉजल सिम्टम्स जैसे नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, तो ये सब होता है ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में। और वो क्या चीज़ें हैं जिसमें नेचुरली ईस्ट्रोजन पाया जाता है, वो है सोया। ये सोया आपको सोया योगर्ट में मिल सकता है, आप सोया मिल्क पी सकते हैं, कुछ नहीं तो सोया आटा को आप 1 किलो आटा 1 महीने के आटे में मिलाकर अपने नॉर्मल आटे में 1 किलो सोया आटा का सेवन कर सकते हैं और ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी से दूर रह सकते हैं और उसके सिम्टम से दूर रह सकते हैं। ये ही नहीं, आपको डेट्स, एप्रिकॉट्स, इन सब चीज़ों में भी सोया का न्यूट्रिशन मिल सकता है। अधिक आयु की महिलाओं में पोषण की कमी एक आम समस्या है। इसके कारण उनके जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है। रजोनिवृत्ति महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ अंडाशय, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर देते हैं। रजोनिवृत्ति के पहले कुछ वर्षों के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन का उतार चढ़ाव शुरू होता है और रजोनिवृत्ति होने पर माहवारी और अंडोत्सर्ग स्थायी रूप से समाप्त हो जाते हैं। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मीनोपॉज में सबसे बड़ी है रिस्क फ्रैक्चर का, गिरने का। और ये क्यों होता है? क्योंकि कैल्शियम रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है, बोन्स कैल्शियम एक्युमुलेट नहीं करती और वो फ्रैक्चर के रिस्क है। तो इसलिए अपनी माताओं को बोलिए वो सुबह धूप में बैठें, स्पेशली सर्दियों में 11 से 3 के बीच में सब माताएं धूप में बैठें। 50 साल की उम्र के बाद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन लें, कैल्शियम का भी सप्लीमेंटेशन ले सकती हैं, डाइट में भी ले सकती हैं। और सिंपली विटामिन डी के लिए सनलाइट में 11 से 3 के बीच में 15 से 20 मिनट का एक्सपोजर भी विटामिन डी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये विटामिन डी का लिए बॉडी में बॉडी पार्ट्स का एक्सपोजर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब चमड़ी पे पड़ेंगी तभी विटामिन डी पड़ेगा, कपड़ों पे पड़ने से नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर धूप में बैठे तो सॉक्स उतार के बैठिए, अपना कान, नाक, मुंह, चेहरा एक्सपोज रखिए, हाथ एक्सपोज रखिए। महिलाएं कम उम्र से ही आहार का ध्यान रखें। आयु बढ़ने पर पोषण की आवश्यकता अनुसार ही आहार लें। सही पोषण से महिलाओं में रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है। वृद्धावस्था में रोगों की संभावना को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। इसलिए आप कम उम्र से ही अपने आहार को पौष्टिक बनाने पर विशेष ध्यान दें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक विराम का, तो जल्दी ही लौटेंगे ब्रेक के बाद आप सभी के साथ। आप तब तक देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया।
CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। 8,400। 8,400 बड़े कम है, परसों तक दे दूं? चलेगा? चलेगा कैसे? भीम ऐप से कर देना। बड़ा अमाउंट है, पैसा बीच में अटक गया तो? परसों तक तू अटकाएगा, भीम ऐप नहीं। कीजिए बिल्कुल सुरक्षित पेमेंट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। और विराम के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। कार्यक्रम में अब बात योग की। स्वस्थ रहने का उपयोगी विकल्प है योग। योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो आइए देख लेते हैं कि आज की योग कक्षा में योग साधिका कौन कौन से आसनों के बारे में हमें बता रही हैं। आजकल के व्यस्त जीवन शैली में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और व्यायाम न करने के कारण लोगों के शरीर में स्पेशली हिप्स एरिया में फैट बढ़ जाता है। आज हम 3 ऐसे आसनास देखेंगे जो हमारे हिप्स को टोन और मजबूत बनाने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है अंजनी आसन। हम हमारे मैट के आगे आ जाएंगे, हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और नीचे झुकेंगे और जितना हो सके उतना लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हमारा नी और एंकल एक ही लाइन में होना चाहिए। अब हम हमारे दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए। यह पोजीशन में 10 to 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने का ट्राई करेंगे एंड रिलैक्स। हमारा दूसरा आसना है बलासना। उसके लिए हम हमारे दोनों पैरों के बीच 2 फीट का अंतर रखेंगे। अब हम हमारे शरीर को धीरे धीरे नीचे करेंगे और एक डीप स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारी पीठ एकदम सीधी होनी चाहिए और हमारे हाथों को भी हम नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे। हम यह पोजीशन में 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। हमारा तीसरा आसना है सेतु बंधासना। उसके लिए हम हमारे मैट पे लेट जाएंगे। हम हमारे पैरों को घुटने के वहाँ से फोल्ड करेंगे। हमारे दोनों घुटनों के बीच 1 फीट का अंतर रखेंगे। अब हम हमारे हिप्स और लोअर बैक से हमारी बॉडी को जितना हो सके उतना ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे। एंड रिलैक्स। यह आसना को भी 30 सेकेंड्स तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे। इन तीनों आसना का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारी लोअर बॉडी और हिप्स एकदम टोन हो जाएगी। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स योगा गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। आज के युग में बैठे बैठे काम करना, कंप्यूटर के सामने दिन भर ऑफिस का काम, इससे हिप का वज़न बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहाँ वज़न, इसलिए ज़रूरी है कि चलना ज़्यादा करें। हर 1 घंटे थोड़ा चलते रहें काम करते वक्त भी, और टहलते रहें। मतलब घर के अंदर 10 मिनट थोड़ा वॉक कर ही लिया और फिर बैठे, इसकी आदत ही डाल दें। ज़रूरी है कि हम थोड़ा बॉडी मसाज करें। स्नान करने के पहले गरम तेल लें और पूरे शरीर पर उसका मसाज करें। कमर, हिप और सब जगह हाथ फिरने चाहिए। मसल्स को थोड़ा तनाव देना ज़रूरी है। वार्म वाटर का बाथ लें और उसके बाद ठंडा पानी भी शरीर पर डालें। मसल्स में ये फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। और इसी तरह काम करते वक्त टेंशन ना लें। टेंशन में हर चीज़ बिगड़ती है, तो ये वहाँ भी ध्यान देना ज़रूरी है। और चलते रहेंगे, थोड़े आसन करते रहेंगे, जागरूकता लाएंगे अपने काम में, और खाने में थोड़ा ध्यान देंगे जिससे वज़न ना बढ़े। वैसा खाना तो बहुत अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, सुंदर दिखेंगे। नमस्कार। और योग की कक्षा के बाद अब क्रम संस्कृत की कक्षा का। तो कार्यक्रम की प्रस्तुतियों को
कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुतियों में संस्कृत पाठशाला को आप देखिए। हम आपको छोड़े जा रहे हैं संस्कृत पाठशाला के इस अंक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमः सर्वेभ्यः संस्कृत पाठशाला प्रभागस्य दर्शकेभ्यः। अहं नारायण दत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायां शब्द विशेषमादाय। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के सही उच्चारण व उनके प्रयोगों को आप इन दिनों सीख रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े विभिन्न उपक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। तो आज की पाठशाला में अवधान का विषय श्रीमद् भगवद गीता यह शब्द ही है। जैसा कि मैंने उच्चारण किया, श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अनवधानतावश हम श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत गीता या भागवत गीता कर जाते हैं, जो सर्वथा अशुद्ध है। इन उच्चारणों में स्वर का लोप या अतिरिक्त स्वर का प्रयोग हम कर जाया करते हैं। ध्यान से पुनः सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता। पर श्रीमद् भगवत गीता, इसमें भगवत पद में गकार से संयुक्त अ स्वर का हम लोप कर देते हैं और कह बैठते हैं भगवत, जबकि शुद्ध उच्चारण भगवद ही है। यह तो थी स्वर लोप से जुड़ी बात। इसी क्रम में हम अतिरिक्त स्वर को भी कई बार पदों में जोड़ लेते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता के स्थान पर श्रीमद् भागवत गीता कह देना। यहाँ भगवद गीता के स्थान पर भागवत गीता का प्रयोग हम में से कई कर जाया करते हैं। पर बात जब ग्रंथ विशेष की हो, उसके नाम की प्रसिद्धि की हो, सर्व स्वीकृति की हो, तो भगवद गीता पद का प्रयोग ही सर्वथा शुद्ध और ग्राह्य होगा। एक बात और कि भागवत कहते ही शुद्ध व बुद्ध जन विशेष पुराण का अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का ही ग्रहण करेंगे। तो यह जानकारी भी आपको पाठशाला के माध्यम से दे दें कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है, जबकि श्रीमद् भागवत अष्टादश पुराणों में अन्यतम है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है श्रीमता भगवता गीता, अर्थात भगवान के द्वारा गाई हुई। और यह तो आप सभी जानते ही हैं कि विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के किंकर्तव्य विमूढ़ होने पर जीवन का यह अमूल्य ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा रणभूमि में दिया गया था। यही ज्ञान रूपी अमूल्य निधि विश्व के बड़े से बड़े शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन व अध्यापन का विषय बना हुआ है। वैसे एक बात और भी आप जान लीजिए कि जैन दर्शन को अरहत या आरहत दर्शन भी कहते हैं। तो अरहत इस मूल शब्द से जिस प्रकार आरहत यह शब्द व्युत्पन्न होता है, या समाज से जैसे सामाज शब्द की निष्पत्ति होती है, वैसे ही भगवत से बनता है भागवत, या भगवत से बनता है भागवत, अर्थात भगवान का या भगवान से संबंधित या संबद्ध। और यह तो संभवतः आप समझ ही गए होंगे कि महापुराण की बात है तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित विवरण जहां विस्तृत रूप से कहा या लिखा गया है, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि आप न हो श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में कंफ्यूज, और करें सदैव उचित योग्य एवं शुद्ध पदों का यूज। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः।